दोस्तों एक नई एंटिटी बाजार में लिस्ट हुई है। नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अब ये बजाज फाइनेंस जैसा ही काम करती है। यहाँ पर बाजार में कई लोगों को इस प्रकार की आकांक्षाएं हैं कि अब यहाँ पर जो बजाज फाइनेंस का दमखम था वो पहले वाला दमखम नहीं रहेगा। जियो या रिलायंस इंडस्ट्रीज जहाँ भी जाती है, मुकेश धीरूभाई अंबानी जहाँ भी जाते हैं उसी सेक्टर को तहस नहस कर देते हैं और वहाँ अपनी मोनोपोली जो है पूरी तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। तो क्या ऐसा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी कर पाएगी? अगर कर पाएगी तो ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो स्टॉक 200 सवा 200 पर अवेलेबल है, तो 800 जाने से पहले खरीद लेंगे। और अगर नहीं कर पाएगी तो फिर यहाँ से ध्यान हटा करके और कहीं ध्यान लगाएंगे। यानी कि जो भी मन में दुविधा है, जो भी मन में आकांक्षाएं हैं, ओवरऑल जिस भी प्रकार के डाउट्स हैं वो क्लियर करने बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं। और क्लियर करने के बाद ही हमारा माइंड भी एक क्लियर कट तरीके से सोच पाता है। तो आज की वीडियो में दोनों ही स्टॉक्स का डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे और क्या जियो फाइनेंस के आने के बाद बजाज फाइनेंस को कोई फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आएगा या बजाज फाइनेंस को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आएगा। ये सारी बातें, जो भी दुविधाएं, जो भी डाउट्स इन टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों के मन में हैं, वो सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करेंगे बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस या बजाज ग्रुप भी इंडिया का एक बिल्कुल जाना माना ग्रुप है। तो यहाँ पर ये भी एक जो है मजबूत ग्रुप से बिलोंग करने वाला स्टॉक है। बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, ये भी भारत का एक जाना माना ग्रुप है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, और ये भी उसकी ही एक आर्म है। तो बेसिकली ये भी जो है इंडिया के एक जाने माने रेप्यूटेड ग्रुप का ही हिस्सा दिखाई देती है। यहाँ बात करें बजाज फाइनेंस की, तो बजाज फाइनेंस का ऑल टाइम लो प्राइस जो कभी किसी ज़माने में होता था 4 रुपये 22 पैसे के आसपास का होता था। 4 रुपये 22 पैसे के आसपास ये पिछले कुछ सालों पहले, बेसिकली अगर आप कहें पिछले 15, 20, 25 सालों पहले उसका कंपनी लिस्ट हुई। आई थिंक 2000 के बाद बजाज फाइनेंस लिस्ट हुई, तो 4 रुपये 22 पैसे पर बेसिकली लिस्ट हुई थी। आज 7000 रुपये का जो है ये प्लेयर है। यहाँ बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, ये 278 रुपये पर लिस्ट हुआ और आज अगला ही दिन है। स्टॉक की लिस्टिंग बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रही। तो उसका क्या कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, ये बातें आप आगे भी इंटर रिलेट कर सकते हैं और किस तरीके से एक जेन्युइन जो गाय होता है, जेन्युइन इन्वेस्टर होता है, उसकी किस प्रकार की अप्रोच होनी चाहिए वो आपको यहाँ से मोटा मोटा समझ में आएगा और दोनों स्टॉक्स की जो है परिकाष्ठा भी समझ में आएगी। तो यहाँ पर जब बजाज रिलायंस ग्रुप ने ये अनाउंसमेंट की कि हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अलग करने वाले हैं, तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस के स्टॉक में एक रिमार्केबल गिरावट देखी गई। ये 10-12-15% की गिरावट थी। तो आमतौर पर वो किस लिए देखी गई? बाजार में पैनिक आया कि रिलायंस इंडस्ट्री है, जिस प्रकार से जियो आया था, जियो ने सारे ही खिलाड़ियों को तहस नहस कर दिया। वोडाफोन आइडिया, ये वो दुनिया भर की जो है कंपनीज थी, सारी की सारी बर्बाद हो गई। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम के आगे भी जियो है, यहाँ भी ऐसा ही हो सकता है। तो बेसिकली सबसे मोटा खिलाड़ी, जो सबसे प्रमुख दुश्मन था, वो बजाज फाइनेंस ही दिखाई दिया और यहाँ पर गिरावट आई। लेकिन यहाँ पर एज सच मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी कंपेटिबिलिटी यहाँ पर जो है जियो फाइनेंस की और बजाज फाइनेंस की दिखाई नहीं पड़ती है। यहाँ पर जियो फाइनेंस है 1,51,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा आपको दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा महंगा है, थोड़ा महंगा नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा है। यहाँ पर बजाज फाइनेंस आपको दिखाई दे जाएगा 34 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर। जियो फाइनेंस के मुकाबले में बजाज फाइनेंस लगभग आप कहें तो 200 गुना सस्ता है। 200 गुना सस्ता है, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें, अगर ये जो है इतनी महंगी वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, फिर तो ये 300, 350, 400% की CAGR से आगे बढ़ रहा होगा। ये बात भी चेक करने की एक बार ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर एक बार इसके फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं, किस प्रकार के फंडामेंटल्स रहे, किस प्रकार की परफॉर्मेंस रही। तो यहाँ पर 2018 में 3 करोड़ की सेल रही, 2019 में -105 करोड़ के आसपास का जो है रिवेन्यू गया। अब यहाँ पर जो ये रिवेन्यू था
349 करोड़ के आसपास की सेल्स रही। यहाँ पर फिर ये सेल्स धीरे धीरे घटते क्रम में ही आप लोगों को नज़र आई। इसी प्रकार से इनके मार्जिन अच्छे रहे, यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है 100% मार्जिन के साथ इन्होंने काम किया। और यहाँ पर नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है 100, 200, 150 करोड़ की जिस हिसाब के मुताबिक का रेवेन्यू है उसी हिसाब की कमाई। अब लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने क्यों 72% की जो है सेल्स ग्रोथ दिखाई? क्योंकि माइनस से चीज़ें पॉजिटिव में आई। यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी माइनस से पॉजिटिव में आया। तो जब यहाँ पर माइनस से पॉजिटिव में आया तो यहाँ पर एक अच्छी CAGR दिखाई। लेकिन यहाँ पर लास्ट 3 ईयर्स से चीज़ें नेगेटिव हैं, यहाँ भी नेगेटिव है। तो अभी जियो फाइनेंशियल जो एक खिलाड़ी है वो इतना स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी नहीं है। इसके पास 24,000 करोड़ के रिजर्व्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर लगभग 743 करोड़ की बोरोइंग्स भी दिखाई देती हैं। ओवरऑल बोरोइंग्स ही मेन काम है, इन्वेस्टमेंट्स हैं 19,401 करोड़ की। तो मोटा मोटा जो पैसा आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट से ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अदर एसेट्स में इन्वेस्टमेंट जो कर रखी हैं उनका भी तो ओवरऑल जो है कोई ना कोई आउटपुट आएगा, वो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी के तौर पर आएगा। और यहाँ पर जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न फिलहाल अवेलेबल नहीं है। उसके बावजूद बात करें अगर बजाज फाइनेंस की, तो बजाज फाइनेंस सस्ता भी है। बजाज फाइनेंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4 गुना, जियो फाइनेंशियल से 4 गुना। यहाँ पर जियो फाइनेंशियल से 4 गुना मार्केट कैपिटलाइजेशन पर, 4 गुना नहीं, इनफैक्ट ये तो यार सिर्फ 2.25 गुना हुआ, 2.5 टाइम्स हुई। 1.5 लाख की तो जियो फाइनेंशियल भी है और 4 लाख में हमको पूरी की पूरी 4-4.25 लाख में बजाज फाइनेंस मिल रही है। तो ओवरऑल सिर्फ 2.5 टाइम्स ही बजाज फाइनेंस उससे बड़ी है। लेकिन बजाज फाइनेंस के अगर यहाँ पर रिवेन्यू देखे जाए वो कितने हैं? 44,000 करोड़ के। यहाँ रिवेन्यू देखें वो कितने हैं? यहाँ रिवेन्यू है मात्र और मात्र 45 करोड़ के। तो यार कोई सेंस ही नहीं बनती इस बात की। चलिए प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं। 31 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी है, इनकी हाईएस्ट एवर प्रॉफिटेबिलिटी लेके चलो। 250 करोड़ की, 230 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी मान लो। यहाँ कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है? यहाँ 12,000 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी है। तो प्रॉफिट्स कई गुना, यानी कि कई 100 गुना ज़्यादा है, आप ऐसा मान सकते हैं। यहाँ पर सेल्स भी कई गुना ज़्यादा है। जब ये दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं, यहाँ पर रिजर्व्स कितना है? 54,000 करोड़ का। यहाँ कितना रिजर्व आपको दिखाई देगा? मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ रिजर्व है 24,000 करोड़ का। तो रिजर्व्स में भी दुगने हैं। ओवरऑल किसी भी तरीके का कोई सिंगल कंपैरिजन दिखाई नहीं देता है। और मेरे अकॉर्डिंग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर अगर आगे अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, 2 से 3 क्वार्टर्स मार्केट वेट करेगी। उस 2 से 3 क्वार्टर्स में खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी है। जब तक हमें कुछ यहाँ पर रिस्पॉन्स ना दिखाई दे, खरीदारी नहीं करनी है। और अगर इसी प्रकार का सिनेरियो रहा तो यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत तेज़ी से गिरता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। और यहाँ पर इसका जो करंट प्राइस है, यहाँ से कितना नीचे चला जाए उसका कोई अंदाज़ा मैं नहीं लगा पा रहा हूँ। यहाँ पर किसी भी तरीके से ये कंपनी फाइनेंशियली फिट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी एंटिटी से नाम जुड़ने का ये मतलब नहीं होता कि वो सेक्टर के एक दिग्गज खिलाड़ी को बीट कर पाएगी। तो इसका कतई ये मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, जो जियो फाइनेंस को और बजाज फाइनेंस को राइवलरी मानते हैं, कंपटीटर्स मानते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग अभी तो मुझे सालों सालों तक इनमें कोई टक्कर दिखाई नहीं देती है। और अगर टक्कर दिखाई भी देगी तो बजाज फाइनेंस मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट कंपेटिबल खिलाड़ी है। वो यहाँ पर इतनी तेज़ी से नीचे गिरने वाला नहीं है। और बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पहले भी 2500 पर खड़ा था। एक इसकी एंटिटी यहाँ से अलग निकल करके अलग से लिस्ट हो गई, 1-1.5 लाख की उसकी भी वैल्यूएशन है, 1 लाख करोड़ की, तो भी यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ओवरऑल यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी कोई खास फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो ओवरऑल अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो एक बिल्कुल भी मजबूती वाला सौदा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल निवेशक दूर रहिएगा, रिटेल निवेशक बहुत दूर से रहिएगा। वो कहते हैं ना, जब स्कूल में कहते हैं कि 1 हाथ का फासला रखिए, वो यहाँ पर आप मैं कहूँगा 2 हाथ का फासला रखिए। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जीरो कंपनी है। ओवरऑल देखा जाए तो एक बड़ी एंटिटी से बिलोंग करती है। लेकिन हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस की। चाहे कोई कितनी ही बड़े बाप का बेटा हो, अगर वो यहाँ पर शराबी है, उसके अंदर ऐब है, जुआरी है, ओवरऑल अच्छा नहीं है, तो उसकी वैल्यू कभी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर
एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, तो ये बेशक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ही एक एंटिटी हो, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा परफॉर्मर तो बिल्कुल नहीं है। और बजाज फाइनेंस क्या, अभी तो ये बहुत छोटे छोटे प्लेयर्स हैं ना, अरमान फाइनेंशियल ले लो आप, उसकी भी टक्कर का खिलाड़ी मुझको दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अभी 2 से 3 क्वार्टर्स वेट करें, देखते हैं क्या होता है। वेट एंड वॉच की सिचुएशन एक बार यहाँ पर अपना के देखते हैं। हो सकता है यहाँ पर तेज़ी आ जाए। कमाल की बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हो सकता है यहाँ पर तेज़ी भी बन जाए। यहाँ पर ऐसा कोई दो राय नहीं है, ये शेयर बाज़ार है। 10 रुपये की चीज़ 100 में बिकती देखी है, 1 रुपये की चीज़ 100 में बिकती देखी है, 100 रुपये की चीज़ 1 में भी बिकती देखी है। अगर वीडियो में अभी मैं यहाँ पर कुछ कंक्लूजन देने की कोशिश करूँ तो अभी यहाँ से बिल्कुल आपको दूरी बना करके रखनी चाहिए। अभी लिस्ट हुई है कंपनी, 1 से 2 क्वार्टर्स वेट कीजिए, देखते हैं किस प्रकार का उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। हो सकता है ये स्टॉक हमको 400 साढ़े 400 पर देखने को मिल जाए, हो सकता है ये स्टॉक हमको जो है 50 से 60 रुपये पर भी देखने को मिल जाए। कोई दो राय नहीं है। जब LIC जैसी बड़ी कंपनी आके धरती में लग सकती है, पेटीएम जैसी कंपनी 2400 पर लिस्ट होकर के 400 पर मिल सकती है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। उनमें कुछ तो था, सेल्स तो बढ़ रही थी, यहाँ तो सेल्स भी नहीं बढ़ रही है। तो ओवरऑल ये कोई भी एक जो है दिग्गज खिलाड़ी नहीं है। बाजार में ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सो कंक्लूजन के तौर पर यही कहना चाहूँगा, अभी कोई खिलाड़ी अगर यहाँ खरीदारी की सोचता है तो मोटे नुकसान का सामना उसको भविष्य में करना पड़ सकता है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बिल्कुल हमारे विपरीत है, 1% भी फेवर में दिखाई नहीं देता है। आप कमेंट करके ये बताइएगा कि किस किस ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में खरीदारी कर ली है, किस किस ने यहाँ पर स्टॉक्स बाय कर लिए हैं। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है।